वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भी भरा था। बताइए, पानी से, उसके बाद जंगल से घिरा हुआ है, एकदम बढ़िया, एकदम प्रकृति की गोद में बसा हुआ मगध। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। हाथी को पकड़ करके उसको ट्रेनिंग देता था लोग और उसको सेना में लगाया जाता था। युद्ध होगा तो वो हाथी पर चढ़ के लड़ेगा। यही नहीं, आगे सुनिए, जंगलों से घर, गाड़ी आता था, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। स्थल हो गया है ना। बाद में पाटलिपुत्र, उसके बाद कहाँ गया मगध की राजधानी? पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना को राजधानी बनाया गया। ठीक ना। तब मगध की पहले का राजधानी कहाँ था? राजगिरी, यानी राजगीर में था। बाद में कहाँ गया? पटना आ गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर, जिसको विश्व विजेता कहा जाता है, लेकिन भारत में वो हार गया था। ठीक ना। विश्व विजय करना चाहता था, पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ठीक ना। मेसिडोनिया का रहने वाला ये था शासक। जब उसने मगध की ओर कूच करना शुरू किया ना, जब देखा कि बाप रे, मगध तो गजब का है रे भाई, पूरा फला फूला है, एकदम एकदम संसाधनों से परिपूर्ण है, इसको तो मैं जीतूंगा तो जीतूंगा। ठीक ना। भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, मगध की ओर जब ये कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। कहा कि ना ना ना, हम भी सुने हैं, आप ही थोड़ी ना बड़का शासक हो गए हैं, हम भी मगध के शासकों के बारे में सुने हैं कि ना, हम तो ना जाएंगे। इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे, वे डर गए थे कि भारत के शासकों। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एनसीईआरटी जो क्लास 6 का जो हिस्ट्री का बुक है, ये उसका अध्याय 5 है। ठीक है ना। 5वां अध्याय, इसमें हमको पढ़ना है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ना है। देखिए, ये संकरण, चुनाव का दिन, जब संकरण उठा, ये संकरण है, ये बच्चा जब उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे, इतना एक्साइटेड क्यों हो गया था आदमी, इतना उत्साहित क्यों हो गया था वोट डालने के लिए। ये मन में प्रश्न उठ रहा है संकरण के। उसके नानी जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। हाली बोली कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, और हाली चल दी। कुछ लोग शासक कैसे बने? अब देखिए, शासक का मतलब क्या होता है, टोटल चीज को समझेंगे। शासक का मतलब आपके माइंड में भी आता होगा शासन करने वाला, और वो शासन नहीं कि जो जुल्म करे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। 1951 से 52 के दरमियान चुनाव हुआ था पहला। ठीक ना। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? पहले का जो लोग था वो शासक कैसे बनता था? आज तो मतदान करके चुनते हैं। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा, 4 में, अबे अध्याय 4 में कहाँ से? अध्याय 4 में इसका कहाँ जिक्र था? अच्छा, चलिए, क्या आगे कह रहा है? अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। अच्छा हाँ, थोड़ा सा जिक्र था, चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। लेकिन 3000 पूर्व पहले की अगर बात देखा जाए तो ये राजा चुनने का जो प्रक्रिया था, प्रोसेस था, उसमें चेंजिंग दिखाई दिया। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कोई मतलब जो राजा बने वो बड़े बड़े यज्ञ करवाए। ठीक ना। बड़ा बड़ा यज्ञ करवाने के बाद वे क्या हो गए? राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए, बन गए। ठीक ना। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ जब हुआ था
तो ये ऐसा ही आयोजन था जिसमें लव कुश पकड़ा हुआ था घोड़ा का। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। राजा के लोग, एक जब घोड़ा राजा छोड़ता था, वो व्यक्ति घोड़ा छोड़ता था यज्ञ करवाने के दरमियान, तो राजा का जो आदमी होता था वो क्या करता था कि उसको क्या करता था, देखता था, निगरानी करता था, और सभी लोगों को पता था कि फलना छोड़ा है। अब जिसके पास ताकत होता होगा वो पकड़ता होगा, राजा बनता होगा। माने ये भी एक प्रोसेस हो गया। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। माने घोड़ा छोड़ करके पावर का पता लगाता था लोग, ठीक ना। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और उसके बाद उसको बुलाया जाता था कि आइए आइए आइए। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था कि अच्छा आइए आइए। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। तो आप रामायण में देखे होंगे कि किस तरह से लव कुश पकड़ लेता है और उसके बाद लड़ाई होता है तो बढ़िया बढ़िया का छक्का छोड़ा देता है वो, ठीक ना। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके उपहार लाते थे, और यज्ञ में आमंत्रित जितना भी राजा को बुलाया जाता था सब उसके लिए गिफ्ट लेकर के आता था लोग, ठीक ना। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, और इस आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। राज सिंहासन या बाघ के खाल पर उसको क्या किया जाता, बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, और युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी होता था, जो रथ को हाँकता था, उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठ करके यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था, बस वो बैठ करके लोग देखता था। ओके, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। एकदम पवित्र जब गंगा जल छिड़ता होगा, अब मंत्र वंत्र बोलता होगा। विष अथवा वैश्य जैसे सामान लोग उपहार लाते थे, और वैश्य लोग जो होते थे वो उपहार लाते थे राजा के लिए, जिन्हें पुरोहित क्षुद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, और उनको कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता कि क्षुद्र है या, ठीक है। लेकिन इस स्थिति में जब दान वाला बात होता था तो शामिल कर लेता था। का नियम बना के रखा था सब में खाली फायदे वाला। वर्ण, यहाँ वर्ण का मतलब रंग नहीं है, यहाँ वर्ण एक व्यवस्था है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुनी क्षेत्र में, गंगा और यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं, ठीक ना। कई ग्रंथ रचे गए, इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां भी बताई गई है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है कि समाज को किस प्रकार से चलना है। उस समय समाज में कई समूह थे, समाज में उस टाइम कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी जो थे वो भी धनवान थे। दूसरी ओर जो पशुपालक था, शिल्पकार था, श्रमिक था, मछली पकड़ने वाला जो लोग था, शिकारी तथा भोजन संग्राह, ये लोग निर्धन थे, जो कि आज भी ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था। पुरोहित जो थे लोगों को 4 वर्ण में विभाजित किया, वर्गों में विभाजित किया था, जिसको वर्ण कहा गया। उसको क्या बना गया, वर्ण। ये उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित है। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के जो 4 गो वर्ण बांटा वर्ग था, वर्ग को वर्ण ही बोला गया, ठीक है। तो इसका कार्य क्या था, सबका निर्धारित था। पहला वर्ण जो था ब्राह्मण था, ठीक ना। पहला वर्ण ब्राह्मण था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। हाँ, तो ब्राह्मणों का काम क्या था, ये वेदों का अध्ययन करेंगे और अध्यापन भी करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि ये यज्ञ वज्ञ होगा तो उसमें मंत्र वंत्र अपना पढ़ेंगे, ठीक है।
और इनको उसके बदले में इनको गिफ्ट मिलेगा, उपहार मिलेगा, जो कि आज भी पंडित जी ब्याह शादी कराते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, उसके बाद माल ताल लेते हैं, ठीक ना। उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन और यह करना था, जिसके लिए उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, ठीक ना, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। पहला हो गया वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, एक नंबर में ब्राह्मण, दूसरे में क्षत्रिय। तब वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का काम क्या है? पूजा पाठ करवाना, यज्ञ वज्ञ करवाना, ठीक ना, उसके बाद दान दक्षिणा लेना। और उसके बाद हो गया क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या था? ये युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था, खास करके ब्राह्मणों का रक्षा करना, ठीक ना। तीसरे स्थान पर विश्व कहिए या वैश्य कहिए थे, इनमें कृषक था, खेती बाड़ी करने वाला, पशुपालक, पशु पालने वाला, व्यापार करने वाले आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय भी यज्ञ करवा सकता है, वैश्य भी यज्ञ करवा सकता था। तीसरा वर्ण वैश्य का था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, और अंतिम स्थान जो था वो शूद्रों का था। इनका काम अन तीनों वर्णों की सेवा करना था। लीजिए, ऐसा वर्ण व्यवस्था था। ये क्षुद्र जो है, ये क्षुद्र मतलब इसको छू सकते हैं, टच, जो आज के संविधान के अनुसार ओबीसी के अंतर्गत रखा गया इन लोगों को, ठीक ना। और SC ST जो आज SC ST वर्ग के अंतर्गत जो है, ये तो अछूत थे, इसको तो ना छुए सकते थे। इनका कोई वर्ण व्यवस्था में स्थान ही नहीं था, ठीक ना। मतलब समझ लीजिए कि इनको कोई मतलब मनुष्य मानता ही नहीं था। अब बताइए, 4 गो वर्ण में विभाजित कर दिया था और उसके बाद ये खिस्सा खत्म। इन्हें कोई अनुष्ठान करने, ये जो क्षुद्र होता था ना, इसको कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। खाली बस कमाइए, खाइए, खेती बाड़ी कीजिए, पशु उसु गाय भैंस जो भी पालिए, उन्हीं व्यापार ऊपर कीजिए, ठीक है। और मतलब कोई भी काम कीजिए, उसके बाद मतलब इन तीनों वर्णों का सेवा करना था। देखिए, ये वर्ण व्यवस्था था जो कि आवाज़ उठते रहता है। प्राय औरतों को भी क्षुद्रों के समान माना गया था, औरत को भी क्षुद्र के समान माना गया था, ठीक ना। औरत भी मतलब क्षुद्र थी। जरा सोचिए ये कितना मतलब कि घटिया ये सब चीज़ था कि जिसका कोई हर हिसाब नहीं। आज जब इस पर आवाज़ लोग उठाता है तो तरह तरह के प्रोपेगेंडा रचता है लोग। अब बताइए, जिस औरत से जन्म लिया होगा ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्या उस औरत को भी क्षुद्र के अंतर्गत रख दिया? सोचिए, महिलाओं तथा क्षुद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार ही नहीं था। महिला और क्षुद्र वेद का अध्ययन नहीं कर सकता है। इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, और बाद में तो लिखा हुआ है कि सुने तो उसको शीशा पिघलाकर कान में डाल दीजिए, तो बोले तो जुबान काट लीजिए, शायद हो सकता है होगा। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ये जन्म के आधार पर कर दिया था, कर्म के आधार पर नहीं। आज भी जो जाति व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर ही है, कर्म के आधार पर नहीं। भले किसी जाति में जन्म लिया, वो काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, लेकिन उसको उसी जाति में समेट करके रखता है लोग। हाँ, और जब बात आता है तो उसको आरक्षण वाला बात लेकर के रख देता है लोग। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। मतलब कि ब्राह्मण माता पिता का जो संतान होगा वो ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अच्छा, वही में सर अछूत कर दिया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। इनको अछूत कर दिया, ठीक ना। अब ये यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है बात कि अछूत क्या, क्षुद्र में सर ही लोगों को बना दिया क्या? साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। बताइए, जो व्यक्ति आज के डेट में देखा जाए या उस टाइम भी ये जो बंटवारा किया है, ये महामूर्ख आदमी का काम होगा जो ऐसे बंटवारा को क्या किया, बंटवारा किया। और आज भी जो पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, उसको ये समाज स्वीकार करके रखा हुआ है, ठीक ना। अब बताइए, जो कचरा साफ कर रहा है वो अछूत हो गया, मतलब आप उससे छुआ जाएगा। आप कचरा लगा रहे हैं तो मतलब कि छूत है, मतलब आपको छुआ जा सकता है। सोचने वाली बात है, कितना ये सब गलत प्रथा था, नियम कानून है। बताइए, 100 को जो दफना रहा है, जला रहा है, और वो अपवित्र है, अछूत है, मतलब कि मर गया। तो अगर आप ही को दे दिया जाए कि मर गया, आप ही ये सब काम करो, तो आपको तो बुरा लगेगा, है ना। अछूत माना गया। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। काहे करेगा भाई, वो तो अपना फायदा के लिए बनाया है ना। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, और कुछ राजा जो थे वो पुरोहित से भी श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे, और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण जो बना दिया गया था कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मणी होगी, ठीक ना। तो ये सब क्या होगा कि कुछ लोग नहीं मानता था। इसके अतिरिक्त
कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक ना। अब बताइए, जहाँ जहाँ ये सब आज के भी डेट में ये चरम सीमा पर ये सब चीज़ है, जबकि ये सब मान लीजिए अब पढ़ लिख गया लोग तो इस सबको ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत लोग आवाज़ उठाने से भी कतराते हैं, है ना, लेकिन पढ़ा लिखा उसी को कहा जाता है जो सत्य को सत्य कहे और असत्य को असत्य। चित्रित यहाँ जो दिखाई दे रहा है धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने थे। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब देखिए जनपद, अब जनपद क्या होता है जानिए। जनपद देखिए महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब बताइए, यज्ञ करवा रहा है, घोड़ा छोड़ रहा है, कोई पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं पकड़ा तो उतना भर उस मतलब हो गया, तो अब वो जन का राजा, लोगों का राजा नहीं रहा, बल्कि जनपदों का वो राजा माने जाने लगा। ठीक ना। उसके अंतर्गत जितना राजा होगा उस सब का वो राजा होगा, मतलब राजाओं का राजा सम्राट। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जन के बसने की जगह होता है, जहाँ जन यानी लोग बसते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में आगे दिखाया गया है, देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ठीक ना। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एट्टा के पास अतरंजी खेरा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। खुदाई से पता चला कि लोग क्या चीज में रहता था, झोपड़ी में, और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। मवेशी और अन्य जानवर को क्या करते थे, पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों की जैसी फसलें भी उगाया करते थे। ठीक ना। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का भी नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में था? हाँ, तो मिला नहीं, जौ वाला, ये सब दाल धान वाला। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। ठीक ना। मटमैला टाइप के भी होता था और लाल रंग का। इन पूरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के भी बर्तन मिले हैं। ये पूरा स्थल जो खुदाई हुआ इसमें कुछ विशेष प्रकार के भी बर्तन मिलते हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से रूप में जाना जाता है। चित्रित धूसर पात्र के नाम से इसको क्या कहा जाता है, जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से यह स्पष्ट है, इस बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ठीक ना। चित्रित धूसर पात्र मतलब धूसर रंग का है पात्र, मतलब बर्तन, चित्रित मतलब उस पर चित्र बना हुआ। ठीक ना। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होती थी। अब ये हो गया जनपद हो गया, उसके बाद महाजनपद। ठीक है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जनपद जो था कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो गए, तो इसको कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक ना। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अधिकतर महाजनपद था उसका एक ही राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। कई राजधानी में चारों ओर से क्या किया गया था, किलाबंदी किया था, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंचे दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। तो सबसे बड़ी बात है, जितना किला का निर्माण हुआ है वो किला के निर्माण तो दूसरे राजा के अटैक से बचने के लिए किया है ना लोग। चारों ओर विशाल, ऊंची और विशाल का प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, देखिए यही है जो मेरा उपमहाद्वीप है भारत, है ना। कावेरी नदी, तुंगभद्रा, पेनार, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में ये है। इस तरह से महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर है। इसमें दर्शाया गया है जनपद, महाजनपद और नगर। बस इसको ओरली अभी आप एक बार समझते चलिए, उसके बाद इससे रिलेटेड जितना मेन पॉइंट होगा उसको करवाया जाएगा। और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। एकदम विस्तार से उसका योजना बनाता होगा कि किस तरह से किलाबंदी करना है, और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता होगा। हजारों स्त्री पुरुषों और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी।
अब राजा सेना रखने लगे थे। अब राजा क्या करने लगा था, सेना। देखिए किस तरह से उसका मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक ना। अब राजा क्या करने लगा था, सेना रखने लगा था। सिपाहियों को नियंत्रित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, और नियंत्रित वेतन रख करके पूरा साल रखा जाता था। पीछे चैप्टर में देखे कि लड़ना है तो बुला लेता था लोगों को, ठीक ना, ऐसा नहीं कि बहाल नहीं करता था। लेकिन अब देखिए जब महाजनपद की शुरुआत हुआ तो लोग अब क्या रखने लगे, राजा जो क्या रखने लगे, सिपाही। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, आहत सिक्का देकर के भुगतान करता था लोग के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, आहत सिक्का जो ढाला ढाला जाता था सिक्का, तो ठीक है। यहाँ देखिए कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ईंट के दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ है। देखिए किस तरह से बनाया है। अब देखेंगे कर। देखिए किस तरह से लोग बढ़ा रहा है, और आज आकर के मेरा देश लोकतांत्रिक है, वोट डालिए और राजा चुनिए। ये राजा देखिए कैसे बन रहा है, घोड़ा छोड़ करके। महाजनपदों के राजा जो होते थे विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, कर्मचारी भी चाहिए। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर वह नियमित रूप से कर वसूलते थे। तब क्या लगने लगा, टैक्स वसूलने लगा, ठीक ना। देखिए टैक्स क्या चीज़ से आता था, तो फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे। टैक्स जो था फसल पर सबसे ज़्यादा, कि हाँ जी इतना खेती कर रहे हो तो इतना मेरे को चाहिए तो चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 भाग हिस्सा क्या करता था कि कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। इतना कर के रूप में, जैसे मान लीजिए कि अगर 30 क्विंटल आपके पास गेहूँ हुआ तो इसका 6ठा भाग कितना हुआ, 5 क्विंटल। आपको 5 क्विंटल जिसको भाग बोला जाता था, ये आप राजा को ले जा करके दे दीजिए। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे। जो कारीगर होता था उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया था, प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। हाँ कि चलिए जी आप बाकी दिन जहाँ तहाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 दिन मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। इस तरह से, अरे वाह, गजब गजब का प्रथा था। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक जो है, गाय भैंस जो पल्ले है, ठीक ना, तो वो अपना दूध बेचेगा, उसे जो पैसा होगा वो कर के रूप में उसको क्या करना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारी है, सामान खरीद रहा है या बेच रहा है, तो उसके लिए भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, कर। आखेटकों जो शिकारी होता था तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो शिकारी शिकार करता था, और जो मान लीजिए बढ़िया बढ़िया चीज़ है तो वो भी ले जाकर राजा को दीजिए। बताइए, अब मान लीजिए कि शहद कहीं से निकाले आप, तो शहदों ले जाकर राजा भी पहुँचाइए। कृषि में परिवर्तन, कृषि में चेंजिंग हुआ, खेती बाड़ी में। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के जो फाल था वो लकड़ी का पहले था, अब लकड़ी के जगह पर फाल लोहा का बनने लगा, ठीक ना। फाल जो होता था ये वाला पहले कथी का था, लकड़ी का। अब बाद में इसको अब कथी का बनाया जाने लगा, लोहा का बनाया जाने लगा, ठीक ना। अब ये लोहा का, तो लोहा का था और अच्छा से जुताई होता होगा। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। पहले छींट के बोता होगा, बाद में रोप करके बोने लगा, तब पैदावार बढ़ गया था। खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर, पहले मतलब बिचरा उसका तैयार करके, ठीक ना, और उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था, कमरतोड़ परिश्रम। अब बताइए, पहले गए गीला मिट्टी कर दिए, उसके बाद धान छींट दिए, यानी बीज छींट दिए, वो जम गया, हो गया, ठीक ना। अब मान लीजिए कि एक जगह बिचरा यानी बिया गिराइए, ठीक ना, मतलब कि बियरा जो खेत होता है गिराने वाला, उसको बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है। उसके बाद वो छोटा बड़ा होता है, तो फिर लेवाही कीजिए। लेवाही करने के बाद फिर इसको उखाड़िए, और उखाड़ करके ले जा करके फिर उसको रोपिए, है ना। तो धान के खेती में
जो थाली में जो चावल आता है, बड़ा स्ट्रगल उसमें किसानों का होता है, ठीक ना, बहुत मेहनत करता है लोग, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। लेकिन कमरतोड़ परिश्रम, ये काम ज़्यादातर दास या भूमिहीन खेतीहर मजदूर यानी कामकार करते थे। अब बताइए, ये काम करने का किसको दे दिया? जो दास था, गुलाम था, जो औरत थी, ठीक ना, भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं था, है ना, मजदूर, ये लोग करते थे, दिन भर खटते थे और इनको ज़्यादा परिश्रम मिलता उलता नहीं था, पूरा रूप से शोषण होता था। ये सब शुरू हो गया था नाटक ड्रामा, जो कि अभी तक चल रहा है। अब धीरे धीरे ख़त्म होगा, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा ख़त्म हो जाएगा ये सब। सूक्ष्म निरीक्षण जरा देखा जाए मगध, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत जानेंगे। चित्र में मान से मगध ढूंढने के लिए कह रहा है, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। जो मगध था वो सबसे महत्वपूर्ण क्या बन गया था? जनपद बन गया था, ठीक ना। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर ही बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भी भरा था। बताइए, पानी से, उसके बाद जंगल से घिरा हुआ है, एकदम बढ़िया, एकदम प्रकृति की गोद में बसा हुआ मगध। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। हाथी को पकड़ करके उसको ट्रेनिंग देता था लोग और उसको सेना में लगाया जाता था। युद्ध होगा तो वो हाथी पर चढ़ के लड़ेगा। यही नहीं, आगे सुनिए, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। लोहा के हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये जैसा क्या था, खदान भी था। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। इसलिए मगध क्या था, अपने समय में उत्कर्ष पर था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। मगध के महत्वपूर्ण, एकदम शक्तिशाली, एकदम पावरफुल अलमाइटी शासक थे बिंबिसार तथा अजात शत्रु, ठीक ना। अजात शत्रु या अजात शत्रु, बिंबिसार और अजात शत्रु जो था, ये मगध सम्राट के एकदम प्रतापी राजा, शक्तिशाली पावरफुल शासक थे लोग। ये अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। किसी दूसरे जनपद को जीतना है तो ये लोग पूरा अपना पावर क्या करते थे, लगा देते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। ये महापद्मनंद जो थे, एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक हम लोग राजगीर बोलते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही है। कई साल तक राजगीर जो था वो मगध की राजधानी बना रहा। आज तो पर्यटन स्थल हो गया है ना। बाद में पाटलिपुत्र, उसके बाद कहाँ गया मगध की राजधानी? पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना को राजधानी बनाया गया, ठीक ना। तब मगध की पहले का राजधानी कहाँ था? राजगिरी, यानी राजगीर में था। बाद में कहाँ गया? पटना आ गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर, जिसको विश्व विजेता कहा जाता है, लेकिन भारत में वो हार गया था, ठीक ना। विश्व विजय करना चाहता था, पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया, ठीक ना। मेसोडेनिया का रहने वाला ये था शासक। जब उसने मगध की ओर कूच करना शुरू किया ना, जब देखा कि बाप रे, मगध तो गजब कहे रे भाई, पूरा फला फूला है, एकदम एकदम संसाधनों से परिपूर्ण है, इसको तो मैं जीतूंगा तो जीतूंगा, ठीक ना। भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, मगध की ओर जब ये कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। कहा कि ना ना ना, हम भी सुने हैं, आप ही थोड़ी ना बड़का शासक हो गए हैं, हम भी मगध के शासकों के बारे में सुने हैं कि ना, हम तो ना जाएंगे। इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे, वे डर गए थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब बताइए, हाथी की सेना है, जिसके सेठी में समझे सेना में, अब बताइए ना, वो किसी से हारेगा? हैं? हाथी के पास कितना ताकत होता है। और दूसरी बात ये भी है कि उसको प्रशिक्षित भी किया गया था। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखता है? तो ऋग्वेद में तो वो तो सेना, वो तो भाड़ा पर सेना था। वज्जी, अब देखेंगे, मगध हो गया, अब जानेंगे वज्जी के बारे में, ठीक ना।
जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, ठीक ना। मगध एकदम पावरफुल राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, उसी के नजदीक एक राज्य था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गणराज्य, जैसे भारत गणराज्य है, तो सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुआ था? यही वैशाली से ही हुआ था, ठीक ना। गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। ये लोग वाद विवाद करते थे एक जगह इकट्ठा होकर के। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे कि कोई शत्रु है, दुश्मन है, अगर अटैक करेगा वज्जी पर, है ना, तो हमको उससे किस तरह से लड़ना है। स्त्रियां, दास तथा कम्माकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। लीजिए, फिर इसको अलग रखा गया था, ठीक ना। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, 5वां के बाद 6ठा में ही इनके बारे में पढ़ना, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, ठीक ना। तो घबराइएगा मत, अब हम ठान लिए हैं। देखिए, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गण, संघ अर्थात संगठन या सभा होता है, ठीक ना। वज्जी संघ का यह वर्णन दिघ निकाय से लिया गया है। यह किससे लिया गया है? दिघ निकाय से लिया गया है वज्जी संघ का वर्णन, ठीक ना। दिघ निकाय क्या है? तो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दिघ निकाय जो है यह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, जिसमें व्याख्या किए, जिसमें वो भी अपना जो भी वचन दिया उस सब में, किसमें? दिघ निकाय में। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब आया अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। अजात शत्रु जो था यह वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था कि जाइए बुद्ध से तनका पूछ के आइए कि क्या आक्रमण करे कि न करे। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, तब उन्होंने कहा, भैया वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक ये पूर्ण और नियंत्रित सभाएं करते रहेंगे। वो तब तक ले उन्नति करता रहेगा जो इसी तरह से सभा करते रहेगा, वाद विवाद करते रहेगा, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, पर बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। तो ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक ना। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। महिला के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उनको बंधन नहीं बनाएंगे, तो चलता रहेगा। शहरों तथा गांवों में चैत का रख रखाव करेंगे। चैत्यों का, विभिन्न मतावलंबी, अलग अलग मत को मानने वाले संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक चलता रहेगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर दिया। गुप्त जो शासक था ना, वो क्या किया कि गण और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया, उस पर अटैक करके जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अन्यत्र अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढने के लिए कह रहा है कि आप एटलस में कहा कीजिए कि यूनान और एथेंस के ढूंढिए। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। एथेंस के जो शासक थे एक शासन व्यवस्था स्थापना किए थे, जना के कहा गया प्रजातंत्र या गणतंत्र। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये भी सब तो कमियां था ना, दास को भी अलग रख दिया था। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। साल भर में कम से कम 40 बार इस सभा बुलाया जाता था। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे।
शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा भी की जाती थी, लॉटरी निकाला जाता था और उसके अनुसार उसमें क्या किया जाता, नियुक्ति किया जाता था। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, या सभी नागरिक सेना और नौसेना में क्या कर सकता है, वो अपना योगदान दे सकता था। औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिलता था, यही तो दिक्कत हो गया ना। यही सब सीख करके ना यहाँ तक ले पहुँच गया कि आज अगर मान लीजिए कि जब देश आज़ाद हुआ उसी टाइम से अगर बहुत महिला तो आगे थी, अगर सबको बराबर अधिकार दे दिया गया था ना, तो इस तरह से भी मेरा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया रहता, ठीक ना। अब बताइए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा नाटक ड्रामा करते हैं, वो कहते हैं कि महिला क्या करेगी पढ़ करके, महिला क्या करे, पागल। महिला अगर पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो बच्चा किसके गर्भ में पलता है, पुरुष के कि महिला के ना, है ना। तो अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो क्या करेगी, वो बचवा जो होगा ना तो उसको अच्छा सिखाएगी, क्योंकि पहला पाठशाला माँ का गोद ही होता है ना। अनपढ़ गंवार रहेगी तो लड़का टेढ़ कुल गरी आता है तो ने समझ में आएगा क्या कहते रे वो, तो कहते कि वो समझाएगी। अब वो जो अनपढ़ गंवार औरतिया रहेगी ना, वो आपको समझाएगी कि अच्छा बउआ ऐसे कही तो तोरा के, है ना। आप पढ़ी लिखी रहेगी तो कहेंगे बेटा गंदा बात है, ऐसा नहीं बोलते, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, है ना। पढ़ी लिखी समझाएगी ना, अनपढ़ गंवार तो दाँत चेयर करके बोलेगी कि ये ओ, बात समझ रहे ना। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। सबसे ज़्यादा मतलब बुझ लीजिए कि महिला को ही दबा के रखा, जिसके कारण आज समाज यहाँ है, ठीक ना, नहीं तो अगले बहुत आगे निकल गया रहता। खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे, दास को भी नहीं मिला। जिस तरह से आज भी मेरा देश आज़ाद हो गया, लोकतंत्र है, मेरे देश में संविधान है, फिर भी मतलब कि अगर मैं अब आरक्षण है, उसके बाद सीट रिजर्व होता है, फिर भी वहाँ कोई वैल्यू नहीं रहता है। रहेगा तो अगर मान लीजिए कि कोई जो पंचायत है, अगर पंचायत को मान लीजिए कि क्या कर दिया गया कि कुछ सालों के लिए क्या कर दिया गया कि SC या ST वर्ग के सीट के लिए आरक्षित कर दिया, ठीक ना, कि वहाँ से उसी वर्ग के उम्मीदवार क्या होंगे, खड़े होंगे, ठीक ना। तो वो व्यक्ति जो पहले से किसी फॉरवर्ड अब कैटेगरी के जो लोग हैं या जिनका बोलबाला ज़्यादा है, वो व्यक्ति अगर खड़े होते होंगे, अगर मान लीजिए जब रिजर्व कर दिया, तो जब रिजर्व सीट हो गया तो यहाँ से SC ST का ही कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तो जब वो होगा तो वो रहेगा मुखिया नाम के, काम करेगा वो पहले वाला मुखिया, है ना। तो इस तरह से भी होता है, आप कहीं भी देख सकते हैं ऐसा रहता है। तो आज भी बहुत स्थिति खराब है। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने से वाले से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अब देखिए जरा सोचिए, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, रोड ऊंच खाल है, तो क्या आप तेज मोटरसाइकिल चला सकते हैं? जहाँ समय पर जाना चाहिए वहाँ पहुँच सकते हैं? नहीं ना। तो ये ऊंच खाल, ये मतलब समझ रहे हैं ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला जो मामला है ना, गरीबी अमीरी वाला जो ये मामला है, जिसके कारण मेरा विकास का रफ्तार तेज नहीं हो पा रहा है। अगर ये सब समतल हो जाए ना, सब बराबर, तब मेरा देश तो कई से लोग सुन रहे ना कि विकासशील है, तो ये जरूर विकसित हो जाएगा, ठीक ना। कल्पना करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है, तो तुम क्या सुना, मतलब आपका यथी हो सकता था। तो ये था आपका 5वां चैप्टर था, ठीक ना। अब उसके बाद 6ठा चैप्टर लेके आएंगे जो कि और ही इम्पोर्टेंट है। नए लगभग तिथिया 3000 साल पहले, नए शासक महाजनपद 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दिग निकाय का लेखन 2300 साल पहले, गण और संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले हुआ, ठीक ना। तो ये था आपका अध्याय 5, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यार टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ओके।